हाय, मैं संदीप सर आप सभी का स्वागत करता हूँ बीपीएससी मेंस कॉन्सेप्ट में। तो आज पहला लेक्चर होगा, मेरे चैनल का भी पहला लेक्चर, और आप लोगों के जीएस पेपर 1 का जो टॉपिक है मौर्य कला, जो टॉपिक है मौर्य कला, उसका भी पहला लेक्चर कि आखिर अच्छी भूमिका कैसे लिखते हैं मेंस एग्ज़ाम में, उसको लेकर होगा। कि वास्तव में देखिए, मेंस एग्ज़ाम में सिर्फ जिस बंदे के शब्द अच्छे हैं, जिसने शब्दों का खेल खेल लिया सही से, सिलेक्शन उसी का होता है। तो आखिर हम कैसे अपनी भूमिका को इतना अट्रैक्टिव लिखें कि एग्जामिनर कॉपी चेक करते वक्त अच्छे मार्क्स हमें प्रदान करें। ठीक है, तो सबसे पहले भूमिका लिखने से पहले मौर्य कला का जो फ्लो चार्ट है, कि आपको एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। वो फ्लो चार्ट किस तरीके से बनाएंगे, किसी भी कोई भी सवाल हो उसको सॉल्व करने के लिए एक फ्लो चार्ट की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है मेंस एग्ज़ाम में। फ्लो चार्ट कहाँ पे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। किस तरीके से आपको मेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है, किस तरीके से चीज़ों को समझ कर चलना है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा इस चैनल पे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाना सीखते हैं। कि अगर आपने फ्लो चार्ट बना लिया एक बार, आपको वो चीज़ याद हो गई, तो ये समझ लीजिए कि मौर्य कला आराम से आप लिख देंगे जाके। वहाँ पे सिर्फ शब्दों का खेल रहता है, कितने अच्छे शब्द और कितनी अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन आपका, वही सिलेक्शन करवाता है। और कुछ नहीं सिलेक्शन करवाता, आप कहीं भी पढ़ लीजिए, दिल्ली पढ़ लीजिए, पटना पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपने शब्दों का खेल खेल लिया तो सिलेक्शन आपका है। ठीक है, तो मौर्य कला में देखो स्टार्ट कैसे करते हैं फ्लो चार्ट बनाना। तो सबसे पहले किसी को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या करनी पड़ती है, उसकी एक भूमिका। तो सबसे पहले इस तरीके से इसमें पहला पार्ट क्या होगा, भूमिका। भूमिका को ही परिचय बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा कला के स्वरूप। कला के स्वरूप की मौर्य काल में कला किन किन स्वरूपों में विद्यमान थी, वो स्वरूप बताने होंगे आपको। उसके बाद इस कला पर क्या कोई विदेशी प्रभाव था, या इतिहासकारों ने जो कहा है इस कला के बारे में क्या कुछ ऐसा था, तो वो बताना पड़ेगा आपको। कि विदेशी प्रभाव, विदेशी प्रभाव को ही ये मान लीजिए आपकी एक तरीके से आपने इस कला की क्या की, आलोचना। क्या की, आलोचना। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है समीक्षा। ठीक, तो ये चार चीजें समझ गए, भूमिका, कला के स्वरूप, विदेशी प्रभाव और समीक्षा। अब कला जो थी, वो कला के स्वरूप तो आप जानते ही होंगे, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, कौन कौन से कला के स्वरूप हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो फ्लो चार्ट किस तरीके से बनाएंगे। अब मौर्य काल, मौर्य काल भारतीय इतिहास का केंद्रीकृत शासन माना जाता है। सबसे अच्छा केंद्रीकृत शासन मौर्य काल को ही माना जाता है। तो राजा के हाथों में बहुत सारी पावर थी, ढेर सारी शक्तियां राजा के हाथों में थी। तो जब ढेर सारी शक्तियां राजा के हाथों में होंगी, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो फाइनेंशियल, जो उनकी इनकम है वो अच्छी खासी रही होगी। अगर इनकम अच्छी खासी रही होगी तो उसने कला पे भी ध्यान दिया होगा। ठीक, तो पहला कला का स्वरूप में आ जाएगा आपका कि जो दरबारी कला थी, मतलब राजाओं द्वारा निर्मित या राजाओं द्वारा विकसित कला, वो दरबारी कला हो गई। और दूसरा आ जाएगा लोक कला। चूंकि केंद्रीकृत शासन था, जनता खुश थी, इसलिए जनता भी अपने एंजॉयमेंट के लिए कलाकृतियां बनाती होगी ना, तो लोक कला। समझ गए। अब दरबारी कला में राजा जो होते हैं वो क्या क्या बनाते हैं। तो दरबारी कला में क्या क्या हो सकता है, स्थापत्य कला, उसके बाद में मूर्ति कला,
ठीक है। स्थापत्य कला और मूर्ति कला, लोग जो थे वहाँ पे वो क्या क्या कर रहे होंगे, लोग भी तो मूर्तियाँ बना रहे होंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि लोग नहीं बना रहे होंगे। तो मूर्ति कला लोगों की भी थी, लेकिन इनकी मूर्ति कला जो थी वो स्वतंत्र थी, स्वतंत्र रूप से। ठीक। और इनकी जो मूर्ति कला थी वो मूर्ति कला दिखाई देती है सिर्फ स्तंभों पर। ठीक है। अब मूर्ति कला के बाद मृद भांड कला, मतलब मिट्टी के बर्तन या जो ये चीजें थी वो चीजें, मृद भांड कला। यहां तक समझ गए ना स्ट्रक्चर को, कि भूमिका मौर्य कला, उसकी भूमिका, कला के स्वरूप, विदेशी प्रभाव, समीक्षा, ये मेन। उसके बाद कला के स्वरूपों में क्या क्या शामिल था, दरबारी कला, लोक कला। अब दरबारी कला में क्या, स्थापत्य कला, मूर्ति कला। मूर्ति कला जो दरबारी लोग थे, राजा महाराजाओं ने वो कहाँ पे दिखाई, स्तंभों पर। लोक कला में मूर्ति कला स्वतंत्र रूप से विद्यमान थी, मतलब ये नहीं था कि आप क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं, किसकी मूर्ति बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, जो मन में आया वो बना दिया। उसके बाद मृद भांड कला। अब स्थापत्य कला में भी उन्होंने क्या क्या बनवाया, स्थापत्य कला में भी उन्होंने क्या क्या बनवाया, तो पहला राजप्रसाद। अब राजप्रसाद को उस समय क्या बोलते थे, राजप्रसाद बोलते थे, लेकिन उसका मतलब क्या था, महल। राजप्रसाद के बाद स्तूप, स्तूप के बाद गुहा विहार और स्तंभ। तो ये तुम्हारी हो गई क्या, मौर्यकालीन स्थापत्य कला। ठीक। तो ये तुम्हारा था एक फ्लो चार्ट, कि अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया तो आप मेंस अच्छा लिख जाएंगे। वहाँ पे सिर्फ इसके अंदर शब्द डालने हैं, और अगर आपने अच्छे शब्द डाल दिए ना इसके अंदर, तो हो सकता है आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आ जाएं। अब किस तरीके से शब्दों का हेर फेर करना, ये भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ये भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इसी पर्पज़ से मैंने ये YouTube चैनल बनाया है, इसी पर्पज़ से। उन लोगों के लिए जो गांव में हैं, पटना नहीं आ सकते, दिल्ली नहीं जा सकते, स्पेशली उन लोगों के लिए कि आखिर कैसे BPSC को क्रैक करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके का, सारा कुछ मैं बताऊंगा कि किस तरीके से BPSC को क्रैक करना है, और बहुत आसान वे में, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक। तो ये सारी चीज़ें समझ गए, फ्लो चार्ट, मौर्य कला। अब मन में बिठा के रखना, मौर्य कला अगर किसी के बारे में बताना है तो भूमिका परिचय पहली चीज़। अगर भूमिका होगी तो उसका कुछ ना कुछ लास्ट होगा, तो लास्ट पे आ जाओ समीक्षा। अब उसके बीच में कला का स्वरूप और विदेशी प्रभाव। अब कला का स्वरूप, कला का स्वरूप में क्या हो जाएगा, राजाओं द्वारा अलग निर्मित तो दरबारी कला, लोगों द्वारा तो लोक कला। अब दरबारी कला में स्थापत्य कला, मूर्ति कला। मूर्ति कला कहाँ दिखाई देती है, स्तंभों पर। लोक कला में मूर्ति कला स्वतंत्र रूप से विद्यमान थी, और मृदभांड कला मतलब बर्तन वगैरह जो बनाए जाते थे वो कलाएं। उसके बाद स्थापत्य कला में राजप्रसाद, जिसे हम महल बोल सकते हैं, स्तूप, गुहा विहार, स्तंभ, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। इनके अभिलेख कहाँ से मिले या इनके प्रमाण कहाँ से मिले, कैसे लिखना है, सारी चीज़ें वो भी लिख के, कि आप कैसे लिखें जाके, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ जाए। ठीक, ये समझ गए। अब मेन जो पर्पस था कि अच्छी भूमिका कैसे लिखें, इस वीडियो का जो थंबनेल आएगा, अच्छी भूमिका कैसे लिखें, मौर्य कला की अच्छी भूमिका कैसे लिखें, तो उस पर बात करते हैं। ठीक है। अब मौर्य कला की भूमिका लिखने से पहले दो चीज़ें समझ लीजिए, कि जो मौर्य युग था उसके पहले की जो कलाएं थी उनका कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिला जो चिरस्थायी हो, मतलब तब भी विद्यमान था और आने वाले टाइम पे भी विद्यमान ही रहे, ऐसा कोई प्रमाण हमें नहीं मिला। दूसरी चीज़, कला का प्रारंभ कब से हो जाता है, सोच के बताना, कला का प्रारंभ कब से हो जाता है।
जब से मानव की उत्पत्ति हुई तब से ही कला का प्रारंभ हुआ। दो चीज़ें समझ गए। कला का प्रारंभ कब से हुआ? जब से पृथ्वी पे मानव की उत्पत्ति हुई तब से उसके अंदर क्रिएटिविटी होगी कुछ ना कुछ नया करने की। जैसे पहले आग की खोज की, वो भी क्या थी? एक कला थी। पत्थर के औजार बनाए, वो भी क्या थी? एक कला थी। तो कला की उत्पत्ति कब से हुई? जब से मानव की उत्पत्ति हुई। दूसरी चीज़ कि जो मौर्य युग था वो और उसके पहले पूर्व मौर्य युगीन, या ये कह दें कि सिंधु सभ्यता से लेके मौर्य युग तक जितनी भी कला के प्रमाण मिलते हैं वो चिरस्थायी नहीं थे। दूसरी चीज़, दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ हमें बतानी होगी भूमिका में कि आखिर कला क्या है। अगर आप ये 3 या 4 चीज़ों को, और एक चीज़ कंपलसरी कि आप मौर्य युग की जो मौर्यकालीन कला है उसकी एक विशेषता का वर्णन कर दें, आपकी भूमिका कंप्लीट हो जाएगी। अब भूमिका लिखते कैसे हैं? देखो कैसे लिखेंगे अपनी भूमिका को, तो हेडिंग डाल देनी है क्या? भूमिका, या कुछ लोग इसको डाल देते हैं सामान्य परिचय। भूमिका या सामान्य परिचय। अब कैसे लिखेंगे? क्योंकि हम लिख क्या रहे हैं? मौर्य काल या मौर्य कला, मौर्य काल की कला या मौर्य कला। लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले एक लाइन में वही बता दीजिए आप कला क्या है। तो कला क्या है? अब कला के ढेर सारी परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन एक्यूरेट परिभाषा आपको दे देनी है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से कॉपी किया यही बेस्ट कंटेंट होगा, ये बिल्कुल मैं नहीं कहता कि मैं बेस्ट कंटेंट देता हूँ। आप जितना अच्छा क्रिएटिव लिख सकते हैं वो आपका बेस्ट कंटेंट होगा, वही सिलेक्शन दिलाएगा आपको। मैं तो सिर्फ यहाँ पे वे बता रहा हूँ कि आप लिख कैसे सकते हैं। तो भूमिका कैसे लिखेंगे कि वास्तव में मानव के विचारों की मूर्त अभिव्यक्ति कला है। वास्तव में मानव के मूर्त विचारों की अभिव्यक्ति कला है। ठीक है, पहला पैराग्राफ, पहली लाइन हो गई। वास्तव में मानव के विचारों की मूर्त अभिव्यक्ति कला है। जैसे आपके मन में आया या कभी ना कभी किसी के मन में आया होगा कि यार मोबाइल का कोई ऐसी डिवाइस का आविष्कार हो जाए जिससे हम घर बैठे अपनों से बात कर सकें। तो उसने जो सोचा उसको जनरेट किया मोबाइल के रूप में। मोबाइल बनाना भी क्या हो गई? एक कला। तो वही लिख दिया मैंने, वास्तव में मानव के विचारों की मूर्त अभिव्यक्ति कला है। ठीक है, एक लाइन हो गई। उसके बाद दूसरी लाइन लिखनी है। क्या लिखेंगे आप कि जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, जैसे जैसे मानव का विकास हुआ वैसे वैसे या ठीक वैसे ही कला का भी विकास, जैसे जैसे मानव का विकास हुआ ठीक वैसे ही कला का विकास हुआ। इस संदर्भ में भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से कला, इस संदर्भ में भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से कला भारतीय महाद्वीप में विद्यमान थी। भारतीय महाद्वीप में विद्यमान थी। जाहिर सी बात है, भारतीय इतिहास में मानव की उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता से, ऊपर एक लाइन आपने लिखी है, जैसे जैसे मानव का विकास हुआ वैसे वैसे कला का विकास हुआ। इस संदर्भ में भारतीय इतिहास में सिंधु सभ्यता से
कला भारतीय महाद्वीप में विद्यमान थी, परंतु इस कला में स्थायित्व व निरंतरता की कमी दिखाई पड़ती है। ठीक, परंतु इस कला में स्थायित्व व निरंतरता की कमी दिखाई पड़ती है, क्योंकि यह कला घास, लकड़ी, पेड़ पौधों के पत्तों पर निरूपित थी। अब जाहिर सी बात है, जो कला घास, लकड़ी, पेड़ पौधों पे बनी होगी बेटा, क्या वो स्थिर रह सकती है या क्या वो निरंतर चल सकती है? अब स्थिर नहीं रह सकती, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। निरंतर का मतलब, आगे कागज का आविष्कार हुआ तो घास की जगह किसने ले ली? कागज ने ले ली, घास की जगह पत्थर ने ले ली। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें ना तो स्थायित्व रहा और ना ही निरंतरता रही, निरूपित थी। ठीक, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक समझ गए ना कि क्योंकि यह कला घास, लकड़ी, पेड़ पौधों के पत्तों पर निरूपित थी। उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं कि मौर्य युगीन कला। अब पैराग्राफ चेंज करने का मतलब देखो भाई, यही चीज़ें तुम्हें सिखानी है कि मेंस में आंसर कैसे लिखते हैं। पहली चीज़ कि यहाँ तक जो है वो बिल्कुल एक लाइन में होना चाहिए, लास्ट का भी एक लाइन में होना चाहिए। मेरा थोड़ा इधर उधर है। अब सेकेंड पैराग्राफ यहीं से आएगा, लगभग इस जगह से। तो मौर्य युगीन कला हो सकता है दिखाई ना दे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इसको समझ लिया, उसके बाद यहाँ से मैं ऊपर लिखूंगा। इसको समझ गए हो कि वास्तव में मानव के विचारों की मूर्त अभिव्यक्ति ही कला है। जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, ठीक वैसे वैसे भारतीय इतिहास में कला का भी विकास हुआ, या वैसे वैसे कला का विकास हुआ। भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से कला भारतीय महाद्वीप में विद्यमान थी, परंतु इस कला का स्थायित्व व निरंतरता परंतु इस कला में स्थायित्व व निरंतरता की कमी दिखाई पड़ती है, क्योंकि यह कला घास, लकड़ी, पेड़ पौधों के पत्तों पर निरूपित थी। उसके बाद पैराग्राफ चेंज, और पैराग्राफ चेंज करने के बाद आप क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन या भूमिका में कि मौर्य युगीन कला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पहली बार मौर्य युगीन कला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पहली बार पाषाण का प्रयोग किया गया, जिसने इसको पाषाण का प्रयोग किया गया जिसने इसको चिरस्थायी व दीर्घायु बना दिया। चिरस्थायी व दीर्घायु बना दिया, समझ गए? पत्थरों का प्रयोग किया गया, इसलिए ये क्या हो गई? स्थायी हो गई, हमेशा के लिए विद्यमान और बहुत ज़्यादा उम्र वाली। ठीक, उसके बाद आप और लिख सकते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि इस कला में विदेशी कला का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है, ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इससे सहमत नहीं है। अब विदेशी कला का प्रभाव क्यों दिखाई पड़ता है? विदेशी कला का प्रभाव क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि
आपको पता होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ही, सिंधु घाटी सभ्यता से ही भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे वो अलग अलग देशों से थे, तो लोग वहाँ जाते थे। सिंधु सभ्यता के बाद सेम कंडीशन मौर्य काल में भी रही होगी, लोग अलग अलग देशों में गए, वहाँ पे उन्होंने देखा, तो वहाँ से कुछ ना कुछ सीख के आए। तो इतिहासकार ये कहते हैं कि इस कला में भी विदेशी कला का प्रभाव दिखाई पड़ता है, परंतु यह अभी तक चर्चा का विषय बना है। पूर्ण सहमत नहीं है सारे इतिहासकार कि हाँ वास्तव में ये ऐसा है, लेकिन हाँ दिखाई जरूर पड़ता है। ये बात तो है कि दिखाई देता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। उसके बाद इतना और लिख दिया, उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि इसके विभिन्न स्वरूपों को हम निम्न लिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। उसके बाद ये डैश लगा के और पहली हेडिंग डाल देनी है क्या, दरबारी कला। अब दरबारी कला, उसके बाद फिर फ्लो चार्ट बनाना है। अब उसके बाद में मैंने आज बोला था मैं सिर्फ भूमिका लिखना बताऊंगा, कम से कम इसके 5 से 6 लेक्चर होंगे पूरी मौर्य कला को समझने के लिए। हो सकता है 7 भी हो जाए, 8 भी हो जाए, लेकिन किस तरीके से पूरे आंसर को किस फॉर्मेट में लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। तो अगर ये भूमिका लिखना, भूमिका कैसे लिखी जाती है, अच्छी भूमिका, अट्रैक्टिव भूमिका, या भूमिका में आप हो सकता है कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैंने ये नहीं बोला कि मेरा कंटेंट बेस्ट है, लेकिन हाँ कंटेंट को समझ लिया कि आपने किस तरीके से लिखना है। शब्द आप अपने यूज़ कीजिए, शब्द आप अपने इस्तेमाल कीजिए, मैं सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए हूँ। आई होप कि अच्छे नंबर आएंगे हिंदी मीडियम में भी, बीपीएससी में। बस जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए लोगों को, बेसिकली उन लोगों को जो बहुत दूर है, ना पटना आ सकते हैं ना दिल्ली आ सकते हैं। ठीक है, अगर भूमिका समझ में आई हो लिखना या किस तरीके से भूमिका लिखते हैं, तो लाइक करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि जब भी नया वीडियो आए आपके पास तक ज़रूर पहुँचे। और शेयर ज़रूर करना उनके साथ जो बहुत दूर हैं, या अपने दोस्तों के साथ जिनसे भी मना है वहाँ शेयर कीजिए। और ये ग्रुप ओनली बीपीएससी मेंस के लिए बनाया है मैंने, सिर्फ बीपीएससी मेंस के लिए। किस तरीके से, पहले मैं हिस्ट्री कवर करूँगा, उसके बाद में जो आप लोग बोलेंगे वो पढ़ा दूँगा कि किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है। और आंसर राइटिंग ऐसा नहीं है कि बस बता दिया, मैं आंसर राइटिंग करके दिखाऊँगा कि हाँ किस तरीके से आंसर राइटिंग की जाती है। ठीक, ओके।